अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसका लेक्चर नंबर 9 है आज, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। जो रिसेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, उसमें भी हमने रिसर्च मेथड्स देखे थे साइकोलॉजी में। और ये क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ किसी बिहेवियर को की अजम्पशन करना नहीं होता कि ये फ़लाँ बिहेवियर इस वजह से हुआ होगा, या एक गेस करते हैं जो हम कि ये फ़लाँ बिहेवियर जो है ये इस वजह, ये उसकी रीज़न्स हैं या ये एक्सप्लेनेशन उसकी हो सकती हैं, बल्कि हम उसको प्रूफ भी करते हैं। हमने उसको टेस्ट भी करना होता है कि आया कि हमारी जो अजम्पशन है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये रिसर्च मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें आज हम मज़ीद कुछ रिसर्च मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। वो कौन से हैं? दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? यानी कंटेंट मीन कोई भी कंटेंट, लाइक कोई बुक है, न्यूज़पेपर है, जर्नल है, मैगज़ीन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है, कोई ऐड है, जिस मतलब ये कंटेंट है सारा, इसको एनालिसिस करना। ठीक है, इसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं कि उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना, एक डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करता है स्कूल की, उसमें देखता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है ना उसको इक्वली शो किया गया है या नहीं, कोई जेंडर इक्वालिटी उसमें है या नहीं। या फिर हम टीवी एड्स वगैरह देखते हैं कि वुमेन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ये चीज़ें किसी भी बिहेवियर को देखने के लिए कि उसमें क्या नॉर्म्स हैं, या फिर सोसाइटी को देखने के लिए, कल्चर को देखने के लिए कि उसके क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके कस्टम्स क्या हैं, एट्सेट्रा। और तो ये सारी चीज़ें इसको हम कंटेंट से डिस्कवर करते हैं कि उनका जो कंटेंट है उसकी स्टडी करके उसका एनालिसिस करके देखते हैं। फिर आता है फोकस ग्रुप्स। अब फोकस ग्रुप्स क्या है? यानी ये भी एक इंटरव्यू ही है जो कि रिसर्चर जो है वो करता है लोगों के ओपिनियन देखने के लिए कि लोग जो हैं उनका क्या ओपिनियन है, लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है, लोग इस किसी चीज़ के बारे में कैसा फ़ील करते हैं, ये क्या समझते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जिससे जो है वो एक रिसर्चर इंटरव्यू करता है और क्वेश्चंस पूछता है उनसे, इस तरह वो इन्फॉर्मेशन लेता है उनसे। तो ये फोकस ग्रुप होता है। उसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है? मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है? मेटा एनालिसिस में रिसर्चर जो है जितनी भी पहले स्टडीज़ हो चुकी हैं उस टॉपिक पर, उसको वो कंबाइन करता है, ठीक है, और उसके बाद एक बिगर पिक्चर पे उसको देखता है और कंक्लूड करता है। तो ये चीज़ है कि उसका लाइक 50 स्टडीज़ अगर की गई हैं, 50 स्टडीज़ हो चुकी हैं एक चीज़ पर कि एक्सरसाइज जो है ना आपकी स्ट्रेस को कम करती है, तो मेटा एनालिसिस क्या होगा कि मेटा एनालिसिस कंबाइन कर देगा उन सबको और ओवरऑल कंक्लूजन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसमें स्टडीज़ सारी जितनी भी पहले हो चुकी हैं उस टॉपिक पर, सारी रिसर्चेस को कंबाइन करके एक ओवरऑल रिज़ल्ट बताया जाता है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? इसमें रिसर्चर जो है उसके पास दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो देख रहे होते हैं। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान, ये दो चीज़ों के दरमियान किस तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप्स। इसमें होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट ग्रुप या वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको एज इट इज़ ही रखते हैं, सो दैट कि हम कंपेयर कर सकें कि हमने जो पहले वाला एक ट्रीटमेंट ग्रुप रखा था जिसमें हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है और जो कंट्रोल ग्रुप है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आया कि उसमें डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन आता है, बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन आता है। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन यानी हम उसी सब्जेक्ट को बार बार डिफरेंट लेवल्स पे यूज़ कर रहे होते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइंस मींस कि हम 2 या 4 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। लाइक विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें ये होगा कि अगर हम स्लीप के इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं परफॉर्मेंस पे क्या हैं, तो इस तरह हम डिफरेंट जो लेवल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बनाएंगे। लाइक हम 4 आवर्स की स्लीप रखेंगे, फिर 6 आवर्स की रखेंगे, फिर 8 आवर्स की रखेंगे। इस तरह हम 3 लेवल बनाएंगे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम एक ही सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए पहले इसको 4 घंटे उसको सुलाएंगे, ठीक है, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे। इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एक ही सब्जेक्ट पे हमने उसको देखना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। बिटवीन सब्जेक्ट में हम ये 3-4 लेवल, जो 3 लेवल हमने बनाए हैं, इन तीनों लेवल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को रखेंगे, ठीक है, डिफरेंट पीपल को रखेंगे कि हम 4 घंटे की स्लीप के लिए कुछ लोगों को रखेंगे, फिर 6, फिर 8 घंटे की, इस तरह 3 लोगों को रखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे एट्सेट्रा, उनमें डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन वाला होता है। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इसमें आ जाता है बिहेवियर, कि लोगों को पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो अननेचुरल वे में शुरू कर देते हैं बिहेव करना।
तो ये चीज़ है। उसके बाद स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से भी कि वो उनको लगता है कि हम अंडर दी ऑब्जर्वेशन हैं, अंडर दी एक्सपेरिमेंट हैं, लैब में हैं एट्सेट्रा, तो ये चीज़ एक स्ट्रेस की वजह भी बनती है। फिर टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना और ये लेंथी और कॉस्टली प्रोसेस है। एथिकल इश्यूज़ भी इसमें आ सकते हैं कि किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रेक हो रही है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? क्वाज़ी का मतलब है कि ऑलमोस्ट, यानी एक ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, दैट इज़ कि रिसर्चर को पूरा कंट्रोल नहीं होता। जैसे एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर को पूरा कंट्रोल होता है कि वो कंट्रोल ग्रुप रखे एट्सेट्रा, लेकिन इसमें रिसर्चर को कंट्रोल नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं करता। इसमें ट्विन स्टडीज़ होती हैं और इसमें जो फ्रेटर्नल स्टडीज़ हैं वो दोनों स्टडीज़ इसमें की जाती हैं। अच्छा, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन भी यूज़ होता है और टाइम सीरीज़ डिज़ाइन है, ये 3 डिज़ाइन होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है हम पीछे जो इवेंट्स हो चुके हैं उनके साथ कंपेयर करके देखें कि उसका कितना नुकसान हुआ है। लाइक स्मोकर्स हैं कुछ लोग, तो उन स्मोकर्स को हमने कंपेयर करना है जो स्मोक नहीं करते। तो ये है कि दोनों में डिफरेंस देखेंगे और उनके लंग हेल्थ देखेंगे कि उनकी लंग्स की हेल्थ कैसी है, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, रेट्रोस्पेक्टिव में होता है। फिर प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि हम फ्यूचर में देखते हैं कि हम उस इंसान को फॉलो कर रहे होते हैं और डिफरेंट आउटकम देखने के लिए कि हमने 2 ग्रुप रखे हैं लोगों के, एक ग्रुप जो है वो एक्सरसाइज करता है, दूसरा नहीं करता, और इस तरह से हम 5 साल के बाद उनको देखेंगे कि उनकी हेल्थ कैसी है। तो ये प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन में यूज़ होता है। फिर टाइम सीरीज़ डिज़ाइन में क्या होता है कि हम मेजर करते हैं सेम ग्रुप को ओवर द टाइम, यानी हम उसको मेजर करते रहते हैं। हम स्टूडेंट्स का अगर स्ट्रेस लेवल देखना है कि उनका स्ट्रेस लेवल बिफोर एंड आफ्टर एग्ज़ाम कैसा है, तो इसके लिए टाइम सीरीज़ यूज़ होता है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च सिंगल केस रिसर्च डिज़ाइन। सिंगल केस में हमने सिर्फ एक केस को थॉरली स्टडी करना है, ठीक है, एक ही पर्सन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये जो रेयर केसेस होते हैं जो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, तो उस पर हम कोई लार्ज एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि हम एक पर्सन को लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। लाइक किसी का बहुत ही रेयर ब्रेन डिसऑर्डर है, तो उसको हम एक ही पर्सन को स्टडी करेंगे कि उसको देखने के लिए, उसके इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर ये डिसऑर्डर है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एट्सेट्रा बिहेवियर पर। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ रिसर्च मेथड्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने रिसर्च मेथड्स देखे थे, किस तरह से हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किस तरह असम्पशंस को हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज करते हैं। तो ये रिसर्च जो है वो किस तरह से होती है साइकोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की है। अगर किसी भी मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और साथ साथ मेंशन भी कर दिया करें अगर आपको चीज़ों की समझ आ भी रही है या आपको जो लेक्चर है वो पसंद आ रहे हैं, और इसको लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, इस लेक्चर को शेयर भी किया करें सो दैट कि जितने भी लोग हैं अगर वो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्हें नहीं पता साइकोलॉजी में क्या होता है, तो ये एक बेसिक सा कोर्स है जो हर इंसान कर सकता है जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है लेकिन साइकोलॉजी को कभी नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है, या बिगिनर्स हैं अगर साइकोलॉजी में आप, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं सो दैट कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों कि साइकोलॉजी में क्या होता है एक्चुअली।